भाजपाई, मैं भाजपा में ही वोट दूंगा। और वोट दिलाऊंगा बल्कि मैं बसपा में। अच्छा, वो पाठा में क्या क्या विकास हुआ, इस बारे में चर्चा करना। में विकास हुआ, देखिए नमामि गंगे आ रही है, रोड बन गई, हाईवे। ये जो ददरी मारकुंडी से और चित्रकूट की करवी रोड है, ये जो फॉरेस्ट में बीच में पड़ रहा था 5 किलोमीटर, ये बन गई। उधर झारखंड और मध्य प्रदेश से जुड़ गया। विकास तो हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास की गारंटी, हाँ उनकी गारंटी है, तो पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं। पूरा होगा। लेकिन इस बार सीट यहाँ से भाजपा हारेगी। भाजपा तो हार ही रखी है, मैं बता देता हूँ, आर के हारा है, भाजपा नहीं हारी। जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तक नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? या तो बम्बई में जाकर वॉचमैन करेंगे, या तो जैसे प्रताड़ित किया जाए तो बंदूक लेकर 10 हो जाएंगे। प्रत्याशी घोषित हो गए। आज तक मुझसे आर के ने खाली एक दिन टेलीफोन में बात किया है। इसके बाद मेरे पास ना आया, न मुझसे बात किया, और न मुझसे कभी पूछा। अगर यदि आ जाए तो आ जाएंगे तो आ जाए, मैं भाजपा को दूंगा। लेकिन मैं अब सपोर्ट नहीं करूंगा, इसलिए कि माहौल बहुत खराब हो चुका है। सब ये है कि जो मौजूदा सांसद हैं आज के डेट में, जो बीजेपी से हैं, कभी वो सपा से भी रहे हैं और कभी बसपा से भी रहे हैं, उन्होंने अपने 15 साल के सांसदीय कार्यकाल में ऐसा कौन सा एक कार्य किया है जिसमें लोग कह सके कि हाँ बांदा चित्रकूट के लिए उन्होंने कुछ किया। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ है और 1962 में मारकुंडी में कांग्रेस सरकार ने अस्पताल दे दिया। 62 में अस्पताल दे दिया। उस जमाने में बहुत सारे भाजपाई हैं जो कांग्रेस के कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दे दिया। 1962 में हॉस्पिटल दिया, लेकिन आज तक चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, डॉक्टर नहीं दे पाई है। लेकिन बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 की सीट खतरे में पड़ी हुई है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, चिल्ला रही है। तो आधी से ज्यादा संख्या बाहर है कोलों की। नमस्कार, आज चुनावी चर्चा के क्रम में मैं आ गया हूं चित्रकूट जनपद के मारकुंडी क्षेत्र में। मेरा नाम प्रकाश ओझा है और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर समाचार चैनल मेरा। चुनावी चर्चा के क्रम में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के बाद सारे प्रत्याशी, भाजपा, सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, यह जानने के लिए हम चित्रकूट जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर दूर हम मारकुंडी आ गए हैं। मारकुंडी की जनता का क्या रुख है, इस विषय में जानने के लिए यहाँ के लोगों से सब पूछते हैं कि आखिर इस बार मारकुंडी की राजनीति किधर करवट लेगी। क्या नाम है आपका दादा? शिवदेव प्रसाद दुबे जी। मेरे साथ शिवदेव जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मारकुंडी का रहने वाला। खास मारकुंडी के? जी हाँ। चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी पहलवान जो प्रत्याशी हैं चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं, सबने अपनी अपनी जांघिया कस ली है। ऐसे में मारकुंडी की जनता की बात करें तो मारकुंडी की जनता का क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मारकुंडी की जनता इस बार जो है बीजेपी से कुछ नाराज है। बीजेपी से नाराज है? बीजेपी से नाराजगी का कारण क्या है? प्रत्याशी से नाराज है। मतलब बीजेपी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी प्रत्याशी से है। प्रत्याशी से है। प्रत्याशी के कभी वोट लेने के बाद कभी ना आते हैं और न यहाँ का क्षेत्र का कोई काम करते हैं। यहाँ पहले, सबसे पहले विधायक और सांसद को कोई जानता नहीं था। एक आनंद शुक्ला आए थे, विधायक हुए। वो यहाँ जनता में इस तरह से घुल मिल गए और हर मतलब चौथे पचे मतलब क्षेत्र में वो घूमते रहते। मतलब कहने का आपके यह है कि आनंद शुक्ला ने लोगों के हृदय में इतना पैठ बना दिया कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन वर्तमान जो भाजपा प्रत्याशी उनसे क्यों नाराजगी है आपकी? भाजपा प्रत्याशियों से नाराजगी नहीं है हमारी। हमको मोदी योगी चाहिए। हमको संगठन वालों ने, मैं भाजपा का जनसंघ से हूँ। मेरे जनसंघ के जमाने से आप भाजपाई हैं? हाँ, भाजपाई हूँ। कोई दायित्व भी है इस समय? हाँ, मैं सेक्टर संयोजक था। और 2 महीना पहले मुझको गुप्त रूप से निकाल दिया। अभी तक मैं बना रहा।
अच्छा, कोई कारण बताया गया आपको निकालने का? कारण बताया गया कि आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं, आप मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हैं। 6 बूथों का मैं सेक्टर संयोजक था, और अब मान लीजिए मुझसे मैं मोबाइल कितने साल के हैं आप? मैं 72 का हूँ। कहने का मतलब यह है कि आप पार्टी के किसी काम के नहीं हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की बात नहीं रख सकते हैं, तो पार्टी आपको स्वीकार नहीं करेगी। यदि आप किसी के काम के हैं, पार्टी के काम के हैं, तो पार्टी में बने रहिए, अन्यथा की स्थिति में आप घर बैठिए। यही कहानी है? हाँ, यही कहानी है। और हम 5 साल अभी तक। कितनी साल उम्र होगी आपकी? 72 साल की उम्र में है। अब कब से जुड़े हैं? अब हम शुरू से ही, हमारे 2 भाई RSS में भी थे, वो अध्यापक थे, और हमेशा हम भाजपा के ही रहे आए। और हमारे साथ ये श्री दरबारी लाल त्रिपाठी जी, ये मंडल अध्यक्ष थे, इन्होंने ही हम लोगों को जोड़ा था। अच्छा, तब से आप सेक्टर संयोजक हैं, बूथ अध्यक्ष रहे। मंडल के आगे भी कभी भारतीय जनता पार्टी ने आपको दायित्व दिया या उतने में ही सीमित रखा? उतने में ही सीमित रखा। और 2 ठो मेरे बूथ अध्यक्ष भी निकाल दिए मेरे साथ। क्यों उनको निकाल दिया गया? उन एक को तो निकाल दिया कि ये भी नहीं चला पाते हैं, नहीं दौड़ पाते हैं, वो भी 73 साल के हैं। और एक लड़का नया था, तो वो भी जो है, उनको भी उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि अब वो अपनी लॉबिंग अलग बनाना चाहते हैं। अच्छा, गुटबंदी बना रहे हैं? हाँ, गुटबंदी बना रहे हैं। तो इस समय आप क्या करेंगे ऐसी गुटबंदी की? जब आपको जानकारी मिली, आप महसूस कर रहे हैं कि भाजपा में गुटबंदी हो रही जनपद में, तो आप क्या करेंगे? कैसा फैसला करेंगे? अब भाई, जनता में अब हम लोगों के पास अच्छे विचार वाले अब भाजपा में नहीं रह गए। और उन लोगों घुस गए। हाँ, वहाँ पर जो है सपा और कांग्रेस के ही व्यक्ति घुसे हैं, और वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? चुनाव नजदीक आ चुका है, मतदान 20 तारीख को पड़ने वाले हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? किधर इस बार किसकी बटन दबेगी? अभी तक तो हमेशा कमल की बटन दबाते चले आ रहे हैं आपने कहा। इस बार किसकी बटन दबाएंगे? हमारा व्यक्तिगत अपना वोट तो भाजपा में जाएगा, क्योंकि हम जो है हमेशा उससे जुड़े रहे हैं, और उसी के झंडे में लिपट के मरेंगे। न हम किसी का कहेंगे कि आप भाजपा में वोट दीजिए। आपका पर्सनल वोट, इसका मतलब क्या है कि पर्सनल आपका? बाकी घर में कितने सदस्य हैं? घर के सदस्यों से हमसे मतलब नहीं। वो किधर जा रहे हैं? वो किधर जा रहे हैं? किधर जाएंगे इस बार? किधर जाएंगे? वो इस बार जो है उसमें जाएंगे, मायावती के गणेश बसपा में। आपका कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी दिल है भाजपाई? हाँ, दिल है भाजपाई। मैं भाजपा में ही वोट दूंगा, और वोट दिलाऊंगा, बल्कि मैं बसपा में। अच्छा, वोट बसपा में दिलाएंगे? देख लीजिए कि मतलब वोट बसपा में दिलाएंगे, लेकिन मैं अपना वोट भाजपा में दूंगा। इसे क्या कहा जाए? इस नाराजगी को क्या कहा जाए? कैसा प्रेम माना जाए इसको? नाराजगी है प्रेम? अब आप जैसा समझिए, हम भाजपाई हैं और रहे हैं, रहेंगे लास्ट तक, मरते वक्त तक। और अब कुछ भी हो जाए, मेरी बटन भाजपा में दबेगी। हाँ, मेरी बटन दबे मोदी जी, लेकिन दिलाऊंगा नहीं अब। हाँ, मोदी जी हमको पेंशन देते हैं, और हमारे संगठन वाले हमको निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बुढ़े हो गए। बुढ़े के होने का मतलब हमको घर से बाहर है। हमारे लड़के कहीं दें कि आपको खाना नहीं देंगे। भाजपा में भी यही स्थिति बनी हुई है कि जो पुराने नेता थे उनको निकाल दिया गया। मोदी जी ने भी तो यहाँ पर काम किया, जो पुराने थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर थे, उनको भी तो निकाला गया पार्टी से। जी हाँ, हमको यही तो कहने का मतलब यह है कि भाजपा में इस समय सफाई अभियान जारी है कि सभी जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो पुराने लोग हैं, उनको पार्टी से धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। मेरे साथ एक शख्स और हैं, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? दरबारी लाल त्रिपाठी। मेरे साथ दरबारी लाल त्रिपाठी जी हैं। आप भी किसी पार्टी के समर्थक हैं? मैं भाजपा का जनसंघ के जमाने से और अपने विद्यार्थी जीवन से मैं RSS से जुड़ गया था। RSS के आप सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हैं? कार्यकर्ताओं में से। सारा बचपन, जवानी और अभी तक का बुढ़ापा आपने भाजपा के संघ के नाम कर दिया? संघ के नाम कर दिया। इस बार अपनी वोट किसके नाम करेंगे? वोट हमारा भाजपा में जाएगा। लेकिन इस बार भाजपा जीत नहीं रही। अच्छा, वोट आपका भाजपा में जाएगा, लेकिन जीतेगी नहीं? चाहे जितना कहें। तो जब वोट देंगे तो जीत तो वोट से होगी। भैया, मेरे एक वोट से थोड़े जीतेगी। पूरा जितना माहौल है सब RK के खिलाफ है। RK की
खिलाफत चल रही है। अच्छा, भाजपा की खिलाफत नहीं है, खिलाफत है आरके की। भाजपा के कोई खिलाफ नहीं है, आरके मोदी और जोगी के खिलाफ नहीं है। हाँ। भाजपा के खिलाफ नहीं है, केवल आरके के खिलाफ। मतलब जो माहौल बना हुआ है वो अब आरके के खिलाफ, यानी कि भाजपा प्रत्याशी आरके पटेल के खिलाफ बना हुआ है, ना कि मोदी से नाराजगी है। ऐसे में देखना यह है कि मारकुंडी का जो रोष है, हालांकि वोट तो आप भाजपा को देने की बात कर रहे हैं, बाकी आपका क्या कहने का मतलब कि अपनी पर्सनल देंगे भाजपा को? अब मेरी बात सुनिए, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष 2 बार रह चुका हूँ। हाँ। उस टाइम पे जब यहाँ मायावती और मुलायम सिंह की सरकार थी, उस टाइम जब कोई नहीं पूछता था भाजपा को, तब मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। अब इसके बाद इस बार जब चुनाव में नामांकन वो हो गया, मतलब प्रत्याशी घोषित हो गए। हाँ। आज तक मुझसे आरके ने खाली एक दिन टेलीफोन में बात किया है। हाँ। इसके बाद मेरे पास ना आया, न मुझसे बात किया और न मुझसे कभी पूछा। अगर यदि आ जाए तो आ जाएंगे तो आ जाए, मैं भाजपा को दूंगा। हाँ। लेकिन मैं अब सपोर्ट नहीं करूंगा, इसलिए कि माहौल बहुत खराब हो चुका है। सपोर्ट किसका करेंगे? सपोर्ट मुझको किसी को नहीं करना इस बार। अच्छा, किसी का नहीं करना है? मुझको किसी का सपोर्ट नहीं करना। मैं करता था तो भाजपा का, नहीं तो नहीं किया। एक बार मैं और नाराज हुआ था भैरव प्रसाद से। हाँ। लेकिन मैंने उसकी खिलाफत नहीं की। हाँ। आरके की मैं खिलाफत नहीं करूंगा। हाँ। भाजपा की खिलाफत कभी नहीं कर सकता जीवन में। लेकिन आरके से इतना लोग रुष्ट हैं कि मैं उनसे कह भी नहीं सकता, किस मुंह से कहूँ। आपकी पार्टी 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में गवर्नमेंट बना रही। अगर पाठा की विकास की बात की जाए तो पाठा में क्या क्या विकास हुआ, इस बारे में चर्चा करते हैं। में विकास हुआ, देखिए नमामि गंगे आ रही है। हाँ। रोड बन गई, हाईवे। हाँ। ये जो ददरी मारकुंडी से और चित्रकूट की करवी रोड है, ये जो फॉरेस्ट में बीच में पड़ रहा था 5 किलोमीटर, ये बन गई। उधर धारकुंडी और मध्य प्रदेश से जुड़ गया। विकास तो हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। तो फिर नाराजगी किससे है? नाराजगी किसी से नहीं है। मैं देखिए, मैं 82 साल का हो गया, मेरी अब हिम्मत नहीं कि मैं जा करके प्रचार कर सकूं। हाँ। मैं घर में बैठा हूं अपने। हाँ। मुझको पूछा भी नहीं गया, तो मैं अपने घर में बैठा हूं, अपना दायित्व निभा रहा हूं बस। मेरा पूरा परिवार भाजपा का है। हाँ। मेरी बहू सतना से जिला महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष है। अच्छा। हाँ, और हमारा पूरा परिवार भाजपा ही है। नमामि गंगे योजना की आपने बात किया जी, कितना कुछ बदला पाठा का सकल सूरत नमामि गंगे योजना से? पाठा को कितनी राहत? पानी तो पहुंचा नहीं। अच्छा। टंकियां कंप्लीट नहीं हो पाई। पानी केवल यहाँ से 10 किलोमीटर तक आ गया है, ये मैंने देखा अपने आंखों से। लेकिन अभी अधूरा है सब काम। अभी अधूरा है। धीरे धीरे शायद पूरा हो जाए। पूरा तो होगा जब मोदी जी की भरोसा है। हाँ, मोदी जी की स्कीम है तो पूरा तो होगा। मोदी जी तो विकास की गारंटी। हाँ, उनकी गारंटी है तो पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं। पूरा होगा। लेकिन इस बार सीट यहाँ से भाजपा हारेगी। भाजपा तो हार ही रखी है, मैं बता देता हूँ। आरके हारा है, भाजपा नहीं हारी। हाँ। आरके हारा हुआ है। आरके हारा हुआ। नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है कि जिसने अपनी जवानी, अपना बचपना भाजपा में गुजारा, वो शख्स आज प्रत्याशी को लेकर के नाराज हैं। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जगह बनी हुई है। वो जगह कभी ना ख़त्म होने वाली है। वोट भाजपा को ही जाएगा, लेकिन सीट यहाँ से आरके पटेल हारेंगे, ऐसा यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। मेरे साथ एक शख्स और हैं, मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ शख्स हैं, मयंक तिवारी नाम है इनका। मैं इनसे भली भांति परिचित भी हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से हूँ, थोड़ा सा कैमरा नीचे करने की कोशिश करेंगे। मयंक जी, बुंदेल भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि कहा जाए, आप इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं, जो मूलभूत समस्या है यहाँ की। बिल्कुल। ऐसे में अभी चर्चा हुई कि सड़कें, तमाम जो संपर्क मार्ग अधूरे थे वो बन गए, और कहा जाए कि जो पानी की समस्या थी, नमामि गंगे योजना के तहत उसको भी पूरा करने की काम चल रहा है। ऐसे में नमामि गंगे योजना कितना कारगर साबित हुई पाठा में? देखिए, चुनाव जब आता है तो हर पार्टी वाले विकास का शोर मचाते हैं, ठीक है। हाँ।
मुद्दों की जब बात आती है तो मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। ज़्यादातर लोग जातिवाद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं पाठक के? अब मुद्दे की जैसे बात करें, हमारी सरकार जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो सन अच्छा, मतलब आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल कांग्रेसी। मैं कांग्रेस का जिले का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, फिर महासचिव रहा हूँ और इस समय विधानसभा प्रभारी हूँ यूथ कांग्रेस का, मानीपुर विधानसभा का। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ है और 1962 में मारकुंडी में कांग्रेस सरकार ने अस्पताल दे दिया। 62 में अस्पताल दे दिया। उस जमाने में बहुत सारे भाजपाई हैं जो कांग्रेस के कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दे दिया। 1962 में हॉस्पिटल दिया, लेकिन आज तक चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, डॉक्टर नहीं दे पाई है। अस्पताल कांग्रेस ने दिया, लेकिन डॉक्टरों की कमी से अभी भी पाठा का यह क्षेत्र जूझ रहा है। अब जैसे कोई बीमार होता होगा या फिर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसे में कहाँ लेकर जाते हैं? बीमारी की जब बात आती है तो एक बात तो मैं मानूंगा कि बसपा के जमाने में 92 में मेडिकल कॉलेज खुला, ठीक है, नसीमुद्दीन जी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने 92 में मेडिकल कॉलेज दिया। लेकिन आज भी जो जिले की स्थिति है, तो आज भी चाहे जिले का अस्पताल हो, चाहे मानीपुर का अस्पताल हो, चाहे मारकुंडी का अस्पताल हो, सब रिफर सेंटर हैं। आप किसी को लेकर जाएंगे सीधे इलाहाबाद भेज देंगे, नागपुर भेज देंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अस्पतालें तमाम खुली लेकिन रिफर सेंटर बनकर रह गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा सांसद हैं आज की डेट में, जो बीजेपी से हैं, कभी वो सपा से भी रहे हैं और कभी बसपा से भी रहे हैं, उन्होंने अपने 15 साल के संसदीय कार्यकाल में ऐसा कौन सा एक कार्य किया है जिसमें लोग कह सके कि हाँ बांदा चित्रकूट के लिए उन्होंने कुछ किया। ये कैंडिडेट की बात हो गई। अब रह गई पार्टियों की बात है, तो मैंने बताया ना कि हमने 1962 में एक गांव में जो चित्रकूट का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसे और सुनिए जहाँ पर आने के अच्छे रास्ते भी नहीं थे। पाठा जलकल योजना ऐसी एक सबसे बड़ी पाइपलाइन योजना थी। उस जमाने में भी कांग्रेस ने गांव-गांव में पानी टंकियां बनाई और पानी आया करता था। आप किसी भी बीजेपी वाले, बसपा वाले, सपा वाले से पूछ सकते हैं। वो अब वो जो टंकियां हैं वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो कांग्रेस की बनाई हुई थी। अब बीजेपी नए सिरे से बना रही है, हो सकता है उसके बाद किसी और की सरकार आ जाए तो वो टंकियां रिजेक्ट कर देगी। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे की सरकारों में जो विकास कार्य उनको नापसंद कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे गायब हैं, जातिवाद हावी है। अगर बात की जाए अस्पताल की, आपने बात किया, तो यहाँ पर और कोई प्राइवेट अस्पताल है? प्राइवेट अस्पताल क्यों खुलेगा ये बताइए। देखिए, कोई आदमी जब डॉक्टर बनता है तो पूरी पढ़ाई में कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्चा करता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपये खर्चा करने के बाद चलो मान लो सरकारी डॉक्टर हो गया, ठीक है, प्राइवेट की बात तो छोड़ दीजिए। वो चाहता है कि मैं गांव में जा करके और गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करूं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं भाई, वो तो गांव में चला आया, यहाँ आ गया और सोचा उसने कि चलो मैं यहाँ रह करके और सेवा करता हूँ देश की, तो उसके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा भाई। यहाँ पे अगर जो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो या तो आप मानीपुर भेजिए। मतलब दूसरों की सेवा करने के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ अगर जो पुलिस वाला कोई बन के आता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, कोई डॉक्टर आता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। इवन किसी भी डिपार्टमेंट का विभाग का आदमी आ जाए ना तो करेगा क्या भाई। शिक्षा का माहौल ही नहीं यहाँ पे। शिक्षा का माहौल की स्थिति है, या तो आप मझगाँव जाइए या तो मानीपुर जाइए। शिक्षा का माहौल यहाँ पर बहुत ही खराब बना हुआ है। तो ऐसे उस जमाने में जब कांग्रेस सरकार आई तो बहुत सारे लोग उस जमाने में प्राथमिक शिक्षा मारकुंडी में लेते थे। मतलब कब से, आज से 70 साल पहले हाँ, प्राथमिक की व्यवस्था थी, ठीक है। उसके बाद आज तक शिक्षा में कोई प्रोन्नति नहीं हो पाई। अगर प्रोन्नति की आपने बात किया तो जैसे यहाँ पर पूछा जाए, कहा जाए कि इंटर कॉलेज कितने हैं इस क्षेत्र में, मारकुंडी क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज एक ही है। तो वो भी क्या है कि निजी है या निजी है, वो एडेड भी नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है वो, ठीक है। तो अब इधर मान लीजिए, अब जैसे 40 किलोमीटर इधर 40 इधर, अब 40 किलोमीटर की आबादी के बीच में ये मान लीजिए कम से कम 40,000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 40,000 आबादी के बीच में एक जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तक नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? या तो बम्बई में जाकर वॉचमैन करेंगे, या तो जैसे प्रताड़ित किया जाए तो बंदूक लेकर 10 हो जाएंगे। 2 ही रास्ते बचते हैं। प्रताड़ित कौन करता होगा? प्रताड़ित भाई शोषण तो परम मान, देखो जो मनुष्य का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है वो शोषण का तो है ही ना। मैं ताकतवर रहूंगा तो मैं अपने कमजोर से करूंगा शोषण। अपना सत्ता काबिज करने के चक्कर में हम एक दूसरे का ये किसी भी उसमें हो सकता है, जरूरी नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने शोषण किया। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो क्या बीएसपी पार्टी होती, न मायावती होती,
ठीक है। तो ब्राह्मणों ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है ज़मीनें कब्जिया ली। भाई ब्राह्मणों ने किससे ज़मीनें कब्जिया ली? भाई ब्राह्मणों ने जो भी ज़मीनें ली अपने मन के, ब्राह्मण जमींदार रहा है तो ब्राह्मणों ने जमींदारी तो अंग्रेजों से ली ना, और अंग्रेजों ने मुसलमानों से ली। तो ब्राह्मण कहाँ से आ गए? अब मुसलमानों राजा महाराजाओं से ली। तो ब्राह्मण हिंदू ही राजा हुआ करते थे। अरे मैं कहता हूँ हिंदू नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हिंदू राजा थे। मुगलों के नहीं, हिंदू राजा थे, जरूरी नहीं था कि वो ठाकुर ही रहा हो, जरूरी नहीं कि ठाकुर ही राजा रहा हो। भाई मौर्य भी रहे हैं, कोल भी रहे हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से जहाँ जैसा माहौल रहा वहाँ का वो राजा रहा है, ठीक है। अब उसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है कि नहीं ब्राह्मणों शोषण किया, ब्राह्मणों इसकी जमीन हड़प ली, तो ब्राह्मण कहाँ से हड़पे? ब्राह्मण तो हर चीज़ जो है किसी न किसी ले ही रहा है ना। बात विकास के मुद्दे से लेकर के टिप्पणियों पर आ गई है। अगर हम कहें कि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करें तो कितने कॉलेज? मैं कहता हूँ देखिए ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ये दुख है आपको? हाँ, दुख इस बात का है कि ब्राह्मण को हमेशा टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मण है, जब तक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का शोषण कर रहा है। इसकी जो मानसिकता है ब्राह्मणों की तो केवल शासन की है। टारगेट कौन कर रहा है? अगर देखा जाए आज के दौर में तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की ही तरफ से ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं तिवारी जी। नहीं, कांग्रेस की तरफ से कैसी टिप्पणियाँ आती है ये बताइए आप। आपने जैसे देखा कि अगर तब राहुल गांधी ने कहा या तमाम कांग्रेसी नेताओं के बयान आते हैं सामने में, जो लोग कहते हैं कि सनातन विरोधी हैं, और जेएनयू जैसे परिसर में ये कहा जाए उच्च शिक्षा संस्थानों में वहाँ लिखा था कि ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, इस तरह के नारे लगाते हैं और कांग्रेस उनका विरोध भी नहीं करती। मैं ये कहता हूँ ईडी है, सीबीआई है, दुनिया भर की जांच एजेंसी है। अब एक ट्वीट करके देखिए, एक फ़ोन करके देखिए, आपको 24 घंटा नहीं होगा एजेंसी उठा के ले जाएगी आपको। जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये बड़ा मुद्दा आ गया कि अगर हम छोटी सी बात को ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में प्रसारित करते हैं, तो उसके लिए तमाम जांच एजेंसी हमको उठा लेती हैं। लेकिन ये जो देश को विभाजन करने वाली नीतियां हैं, या कहा जाए कि जो ऐसे नारे लगते हैं, ऐसे कार्य होते हैं, इन पर जांच एजेंसियां सक्रियता की जगह खामोश हो जाती हैं। बिल्कुल खामोश हो जाती है। तो इसमें भी अब कांग्रेस क्या बोले? भाई आप कहते हैं कांग्रेस नहीं बोलती, तो कांग्रेस क्या बोले? काम तो सत्ता का है ना। अरे इस बार पाठा का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए पाठा का जो हमेशा से मुद्दा रहा है वो शिक्षा स्वास्थ्य का रहा है, ठीक है। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ पर कितने हैं? अब यहाँ इंटर कॉलेज ही नहीं है तो कहे का उच्च शिक्षा संस्थान? अच्छा, मात्र यहाँ पर कहा है कि आपके अनुसार कि आपने कहा कि एक निजी कॉलेज है। हाँ, एक निजी इंटर कॉलेज है, लेकिन वो भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन सरकार जी तो मान लीजिए कि एक समाज के हिसाब से देखा जाए तो उनको लगा कि चलो गांव में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो सरकारों की जिम्मेदारी होती है भाई, हम गरीब छात्रों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, फीस ज़्यादा लगती होगी भाई, नहीं है लोगों के पास ऐसा। वाकई में आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत गरीबी है यहाँ, ठीक है। कुछ गरीबी है, कुछ मानसिक गरीबी भी है। तो लोगों को लगता है इस चीज़ को कि चलो ठीक है, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन पढ़ लें कम से कम, ये है लोगों के दिमाग में। लेकिन गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी होती है कि नहीं, उच्च शिक्षा के लिए लोग कहाँ जाते हैं? देखिए या तो इलाहाबाद जाते हैं या फिर सतना जाते हैं। कितना दूर हो गया है सतना? सतना है करीब 80 किलोमीटर और लगभग 100 किलोमीटर इलाहाबाद। तो शिक्षा के लिए माँ बाप पर एक बोझ ये भी बन जाता है, क्योंकि जब वहाँ पर छात्र जाता है 80 किलोमीटर तो डेली अप डाउन नहीं कर सकता, आ जा नहीं सकता। अप डाउन के अलावा इतनी महंगाई है भाई, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रही है, ठीक है। कोई एक विशेष सरकार में नहीं है, हर सरकार में महंगाई उस हिसाब से बढ़ती रही है। भाई छात्र जब सतना जाएगा, इलाहाबाद जाएगा तो वहाँ रूम लेगा, महीने के 10,000 खर्चा, और किसी ठीक ठाक स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है तो कम से कम आप ये मान के चलिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये उसका साल में खर्चा लगना है छात्र का। अब 2 लाख रुपये कमाने में कितनी मेहनत है ये आर के पटेल न बता पाएंगे ना कितनी मेहनत है। किसको वोट करेंगे इस बार? आप युवा हैं। देखिए हम तो देखिए हम लोग तो हमेशा मुद्दों पे वोट किए हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि देखिए हमने मुद्दे की जहाँ बात की जाए तो जहाँ मोदी सरकार ये कहती है कि हमने किसानों को सम्मान किया 6,000 रुपये दे करके, साल में 6,000 देती हैं, 5 साल में 30,000 रुपये, 6 पंचे 30,000 रुपये, वो सम्मान हो गया। लेकिन जब हमारी सरकार आती है तो हम लोग जो है 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करते हैं, वो सम्मान की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, मतलब कांग्रेस जब आए तो 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ करती है, 5 साल में आपका 1 लाख माफ़ करती है, वो सम्मान की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन 5 साल में आपको 30,000 दिया जा रहा है, और भी रोज ऑनलाइन कराओ, रोज लेके कागज दौड़ो, कभी करवी दौड़ो, कभी मानिकपुर, कभी से अधिकारी, कभी उस नेता के पास, उसमें सम्मान हो रहा है। तो जितना हम पाते हैं, अगर कहा जाए किसान जितना पाता है उतना ही तो लगभग तो दौड़ में आने जाने में, कागजात बनवाने में उससे ज़्यादा किसान खर्चा होता है, और किसान मन ही मन खूब गरियाता है, मन ही मन। तो हमने तो बोल नहीं सकता भाई, सामने किसको बोले? सरकार है कौन?
वोट किसको करेंगे आप? युवा हैं आप, युवाओं के लिए देखिए क्या कहे, मारकुंडी के युवाओं के लिए आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारे क्षेत्र का जो युवा है, हाँ भाई देखिए, जो बुजुर्ग है वो मार्गदर्शन कर सकता है, जो युवा है जहाँ बुजुर्ग कहेंगे उधर वोट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब आज भी यहाँ पर परंपरा जारी है, बुजुर्गों का सम्मान है। हाँ, सम्मान बराबर बुजुर्गों का, जिधर कहेंगे उधर वोट जाता है। लेकिन बुजुर्ग यही कहेंगे कि मुद्दों में वोट दिया जाए। तो हमारे यहाँ वाकई में शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्या है और मौजूदा सांसद ने 15 साल में कुछ नहीं किया इन चीज़ों के लिए। यहाँ अभी क्या ज़रूरतें हैं? मारकुंडी अभी क्या कमी महसूस कर रही है, किन किन विकास कार्यों की? बेसिक चीज़ तो शिक्षा ही है और स्वास्थ्य ही है। इन दो चीज़ों की व्यवस्थाएं हो जाए। आज़ादी के 7 दशक बाद भी पाठागार क्षेत्र पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जूझ रहा है, लेकिन मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में यहाँ की जनता इस बार किसको वोट करेगी, या अभी तक युवा थे मेरे साथ मयंक तिवारी, वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। एक मेरे साथ और सयाने हैं, अगर सयानों की बात की जाए, जैसा मयंक जी ने कहा कि जिधर बुजुर्ग कहते हैं उधर ही हम वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद सेन। अभी आपके बगल में आपके भतीजे भाई जो भी लगते हैं, उम्र कम है, तो उन्होंने कहा जिधर बुजुर्ग कहते हैं उधर हम वोट युवा करता है। तो बुजुर्ग इस बार किसको वोट करने के लिए कहेगा? हाँ, सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है आरके से। आरके से टेंशन बना हुआ है? बिल्कुल, बाकी पार्टी जरूरी है। किसको वोट करेगी इस बार? बुजुर्ग किसको वोट करने के लिए आदेश करेगा? अब ये युवा तो कह रहा है कि हम आने वाला समय क्या कराता है, देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव एकदम नजदीक आ गया, अभी आपको कंफ्यूजन है इस बात ये का? तो 10 घंटे के बीच में इधर से उधर हो जाता है। अभी क्या मूड है हाल में क्या मूड है? हाल में तो अभी कुछ लोग बीजेपी बता रहे हैं, कुछ लोग जो है तो बीएसपी बता रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी के बीच मतभेद बना हुआ है। हाँ। अंत में क्या आपको लग रहा है कि किधर जाएगा? अभी कुछ फाइनल नहीं किया जा सकता। असमंजस की स्थिति बरकरार। यहाँ का चुनाव 10 घंटे के अंदर पलटा मारता है, एक रात में। तो वो ऐसी कौन सी रात है, क्या विशेष रात रात सामने आए तब समझ में आए। इसलिए कि इसमें से आरके जी से तो सब असंतुष्ट हैं। मान लीजिए मूड पलट गया, पार्टी अपना बीजेपी में पलटा मार दी। असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। ऐसे में लोगों का कहना है कि भाजपा और बसपा को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन क्या पता किधर यहाँ की जनता करवट ले ले। एक बुजुर्ग और हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? भीम कोल नाम है आपका। यहाँ पर कोल वोटर निर्णायक वोटर माना जाता है। हाँ, और अभी जैसे एक युवा साथी ने कहा कि जिधर बुजुर्ग कहेगा युवा उधर वोट करेगा, तो बुजुर्ग इस बार किसको वोट करने के लिए कहेगा? इस बार अभी कोई समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तो लोग बाग गांव ठीक से पहुंचे भी नहीं, प्रचारक। और ज़्यादातर अगर हम अपने समुदाय को देखें, कोल वोटर को आप कहना निर्णायक है, तो आधी से ज़्यादा संख्या बाहर है कोलों की। वास्तविक कमाने के लिए बाहर चली गई, रोजी रोटी की व्यवस्था में वो लगे हैं। अगर अभी कल कुछ लोग तेंदुपत्ता के सीजन में चले गए बाहर, हम भी उसी में जाने वाले हैं। अब इस स्थिति में हम वोट भी नहीं डाल पाएंगे भाई। अब उधर पेट के लिए देखना है, उधर जो है इस स्थिति में हम आज अभी कुछ नहीं बता पाएंगे कि हमारे लोग किसको वोट करेंगे, क्योंकि आज अभी स्थिति साफ नहीं है। तो कब तक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी? ये जब हमारे लोग ही नहीं है यहाँ गांव में, कुछ लोग इन्हीं लोग हैं, कोई जो छेरी चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तो दिन में चले गए छेरी बकरी चराने, शाम को आए तो न प्रचारक वालों से किसी की भेंट हो पा रही है, न आम लोगों से। वो आके सीधे थके हुए हैं। हर पाठा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी समस्या भी। रोजगार की कमी के चलते लोग बाहर रोटी और पानी की जुगाड़ की व्यवस्था करने निकल जाते हैं। ऐसे में स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि अपना वो लोग मत का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए रोजगार की, तो यहाँ रोजगार की कमी आपको खल रही है। क्या कोई पहले रोजगार के साधन थे यहाँ पर? यहाँ पहले रोजगार के साधन न पहले थे न अब हैं। पहले कुछ ऐसा था जैसे वन निगम। क्या व्यवस्थाएं थी? वन निगम था। तो तेंदुपत्ता के फड़ लगते थे। आजकल लोग कम से कम
2-3 महीने 4 महीने के लिए पत्ता तोड़कर अपना पैसा कमा ही लेते थे। कुछ ऐसा होता था जैसे महुआ बीन ले, स्वतंत्रता थी, और आंवला तोड़ लें, गाद वाद बीन लेते थे तो कुछ अपना रोजगार कर लेते थे। इस समय जो है वन सेंचुरी अधिनियम जो लागू हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, तो अब इस समय जंगल घुसने को किसी की हिम्मत नहीं है। इतना जो है बंधन हो गया है कि कोई अंदर जा नहीं सकता जंगल। क्यों बंधन किस बात का हो गया? अब वो भाई जो वन सेंचुरी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क यहाँ घोषित हो गया, उसके चलते जंगल में कोई जा नहीं सकता, पत्ता तोड़ नहीं सकता है, और अन्य धंधे जंगल से कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कहने का मतलब यह है कि जहाँ एक तरफ रानीपुर टाइगर रिजर्व सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, वहीं पाठा के कोल समुदाय के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। ऐसे में एक शख्स मेरे साथ जो जुड़े थे, भीम, क्या नाम आपका? भीम कोल, उन्होंने बताया कि पहले प्राकृतिक स्रोत थे हमारे आय के लिए, जो आय के साधन थे वो प्राकृतिक थे, कभी महुआ बिनकर, कभी तेंदुपत्ता तोड़कर, कुछ कुछ महीनों में जैसी स्थितियाँ आती थी तो हम अपने रोजगार की व्यवस्था कर लेते थे। ऐसे में बाहर नहीं जाना पड़ता था, यही ना? नहीं जाना पड़ता था। लेकिन टाइगर रिजर्व बनने से वहाँ पर जाने के में निषेध, प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिसके कारण रोजगार के लिए रोजगार की एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। एक शख्स मेरे साथ और हैं, उनसे मैं मुखातिब होता हूँ। क्या नाम है आपका चाचा? राम सजीवन शर्मा। राम सजीवन जी, आपके ही नाम के सांसद हुए 3 बार यहीं से? हाँ, रह चुके हैं। राम सजीवन जी, खूब। आप राम सजीवन शर्मा हैं और वो थे राम सजीवन पटेल? जी जी बिल्कुल। कहाँ के थे राम सजीवन? यही मारकुंडी के हूँ। मारकुंडी के ही थे, दोनों के नाम राजे? वो कहीं बांदा के सोनेपुर के थे। मैं मारकुंडी। आप मारकुंडी के? किहुनिया के हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव में इस समय मारकुंडी की जनता किसका बटन दबाएगी? बटन तो देखिए ऐसा है कि यहाँ प्रत्याशी के हिसाब से देता है। 2-3 बार आरके जी यहाँ से जीते। इस बार इनको पता नहीं कुछ घमंड टाइप का हो गया या क्या हो गया, न तो ये क्षेत्र में आए 5 साल। मैं स्वयं यहाँ का निवासी हूँ, और कभी आए हैं गाड़ी से सीधे निकल गए, किसी से ये नहीं पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ कैसे आए हो, क्या कर रहे हो। गाड़ी का कांच भी नहीं उतारा? गाड़ी का कांच नहीं उतारा है, न कहीं कोई संपर्क किया। अब जब चुनाव का टाइम आया है, 1 महीने पहले पता कर लेते थे किसके यहाँ शादी हो रही है, किसके यहाँ आदमी आएगा, वहाँ गए, अपना 1000-500 रुपया जो भी व्यवहार दिया, लोगों से मिले मिलाए चले आए। बाकी 5 साल ये अपना दौड़ा नहीं किया। लोगों में एक आक्रोश है, देखिए, हम में नहीं है आक्रोश, लोगों की। क्योंकि तो लोगों में जब आक्रोश है तो क्या सुनने में नजर आ रहा है आपको? सुनने में आ रहा है, नजर अब यही आ रहा है कि इस बार इनको वोट नहीं देना है, लोग बात कह रहे हैं, जबकि हम तो स्वयं बीजेपी के हैं। लोगों से कहते हैं कि नहीं भाई, हमको योगी और मोदी जी को देखना है। लेकिन पब्लिक है, मार्केट आते जाते रहते हैं, 10 तरह के लोग आते हैं, उनका यही कहना कि देखिए हम प्रत्याशी के कारण इस बार वोट नहीं देंगे, आप लोग हमको दबाव न डालिए। किधर कहते हैं लोग, किधर वोट डालने के लिए कहते हैं? कुछ तो बीएसपी के लिए कह रहे हैं, कुछ सपा के लिए कह रहे हैं। मतलब बीएसपी और सपा के बीच ही टक्कर है, भाजपा की यहाँ पे स्थिति बड़ी खराब नजर आ रही है। लोगों में देखिए कुछ आक्रोश तो है। आपके प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी ने माफी मांगा, माफी कितना कारगर होगी? अब माफी देखिए ऐसा है कि एक बनावटी है। जनता माफ करेगी इस बार? जनता नहीं माफ करेगी इस बार, तो नहीं करेगी। अगले बार वो जब अपनी गलतियां सुधार लेंगे, 5 साल का समय इनको जब मिल जाएगा, तो फिर जब जनता से रूबरू होंगे तब जनता, मतलब जनता ने मूड बना लिया है कि 5 साल इनको गलती सुधारने के लिए देंगे, दिया जाए कि 5 साल घर में बैठ के गलती सुधारिए। भाई ये देखिए, 2 बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, तो इनको तो बड़ा लोकप्रिय हो जाना चाहिए था क्षेत्र में। देखिए, जबकि भैरव प्रसाद जी थे, लगभग 15 से 20 साल इन्होंने जनता के बीच अपना इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी लोकप्रियता में जो कमी नजर आ रही है, वो उसका मुख्य कारण क्या है? या लोग अभी तक स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लोगों में जो नाराजगी है उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। 15 साल तक पार्टियां बदलते रहे और अपना साम्राज्य चलाए हैं वो अपने एरिया में, बस हो गए। अपना धंधा पानी किया, जमीनें खरीदा, ये तमाम सब उन्होंने किया है। बाकी लोगों से उनको ज्यादा प्रेम नहीं था।
न पब्लिक से। तो अब इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं देखिए उनको भोगना पड़ेगा। मोदी योगी कहते हैं हाँ कि इस बार 400 पार। वो तो कह रहे हैं, लेकिन चलिए अब भाई मान लीजिए और सीटें तो करीब करीब क्लियर हो जाएंगी उनकी, ये तो हम भी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन कुछ सीटें इनकी गड़बड़ा रही हैं। मतलब अगर कहा जाए, आप देख रहे हैं कि जो नाराजगी है वो साफ तौर पर जाहिर है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जो कुछ सीटें हो तो क्लियर हैं, लेकिन बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 की सीट खतरे में पड़ी हुई है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं हम है। नहीं कह रहे, जनता कह रही है, चिल्ला रही है। मतलब आप इस बार माफ नहीं करेंगे, माफी सुधारने के लिए 5 साल का समय देंगे इनको समय दिया जाए भाई कि आप गलती सुधारिए, और अगले बार इनका स्वागत रहेगा। अगली बार फिर हाँ, और क्या, मतलब इस बार माफ नहीं करेंगे, अगली बार स्वागत रहेगा। भाई देखिए, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक आदमी सुधरता नहीं है, एक कहावत है। पाठा की जनता का कहना है कि जब तक ठोकर, अपने यहाँ कहावत है ना कि जो मरे की मुँह में भरेठ लाग, बस बस तब समझ में आवत। अभी तो ये है कि अरे चलिए मेरा एरिया है, 3 बार जीता 4 बार जीता, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन भरेठ इस बार लग जाएगा। हाँ लगेगा, पक्का। वो तो पब्लिक चिल्ला रहे, कोई दो राय है नहीं, कोई दो राय नहीं भाई साहब। मैन जी क्या कह रहे हैं आप? हमारा तो ये कहना है कि आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल मिला के जो है, तो अब देखिए भाजपा कैंडिडेट तो जीत ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, भाजपा जो लड़ाई से बाहर है। हाँ। आपके पास 2 ही रास्ता है, या तो आप गठबंधन के साथ जाइए। हाँ। या तो बसपा के साथ जाइए। 2 विकल्प तो बचते ही हैं, आप एक स्पष्ट करिए ना। नहीं, 2 ही विकल्प हैं। हाँ। अब देश चुनाव तो सिर्फ एक का होगा, 2 में बटन दम नहीं सकती है। नहीं, एक ही रहेगा। हाँ। बाकी देखिए ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे। हाँ। 2 रास्ते हैं। हाँ। अब आपको फैसला करने, केंद्र सरकार तो हमारी बन रही है। हाँ। ठीक है, किसकी बन रही है? गठबंधन सरकार बन रही है। अच्छा, गठबंधन बन रही है, गठबंधन सरकार। 400 का नारा है पार का, ये हवाई नारा है। हाँ। बहुत खींचेंगे। हाँ। तो 250 सीटें बहुत खींचेंगे, बहुत खींच कर 250 बहुत खींचेंगे, 250 सीटें ये लोग पहुंच रहे हैं। हाँ। ये सब हवाई बातें हैं। देखिए, न या सतना जीत रहे हैं। हाँ। न रीवा जीत रहे हैं। हाँ। और न बांदा चित्रकूट जीत रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत से लोग अंदाजे लगाते हैं, अगर 60%। बांदा की, आपने बांदा के साथ रीवा की अपने पड़ोसी सीट की बात की, आपका सतना लगा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब 60% से ऊपर वोटिंग होती है, हाँ, तब ये माना जाता है कि हाँ यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ। वोटिंग प्रतिशत कहीं भी जो है 55%, 52%, 45%, रीवा में तो 45% वोटिंग हुई है। अच्छा, ठीक है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रीवा में वोटिंग हो गई, वहाँ 45% वोटिंग हुई है। तो ये जो कम प्रतिशत का मतदान हो रहा है, क्या साबित कर रहा है? ये बिल्कुल ये साबित कर रहा है कि केंद्र में जो है गठबंधन की सरकार बन रही है, और भाजपा जो है बाद में रोना धोना मत करेंगे ये लोग। रीवा में कौन जीतेगा? रीवा में सीधी सी बात, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की बात। सतना में भी कांग्रेस जीतेगी। हाँ। और बांदा चित्रकूट से भी सपा निकालेगी। इतना बड़ा दावा है। अगर कहीं फेल हो गया तब सतना से कांग्रेस जाएगी। सतना से कांग्रेस की जीतने की उम्मीद है। मारकुंडी के लोगों का कहना है क्योंकि दरअसल मारकुंडी सतना से लगा हुआ है, और इस कारण जो सतना की स्थिति है वो कुछ न कुछ मारकुंडी के लोगों तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आखिर सतना की चुनावी जो कर्मठ है वो किस तरफ। आप ये कह सकते हैं कि मारकुंडी जो है एक बफर जोन है। हाँ ठीक है, और जो 3 सीटों को देख लेता है। 3 सीटों को नहीं। हाँ। जो बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हाँ, और बिंद, हाँ, ये तीनों की राजनीति यहाँ से कंट्रोल होती है। आप मारकुंडी से आप अंदाजा लगाएंगे मारकुंडी मानिकपुर के लोगों को। हाँ। तो चाहे बिंद हो, हाँ, चाहे पूर्वांचल हो, हाँ, और चाहे बुंदेलखंड हो, हाँ, हर जगह सांसद बने यहीं के लोग जाकर के। मिर्जापुर में बाल कुमार जाके सांसद बने। हाँ। इलाहाबाद में श्यामाचरण गुप्ता जाके सांसद बने। हाँ। शहडोल में मारकुंडी के ही जिला अध्यक्ष रहे। हाँ। ठीक है, मार्तन त्रिपाठी जी। हाँ। सतना में जिला अध्यक्ष मारकुंडी की रही है। मारकुंडी ने विंध्य, पूर्वांचल, बुंदेलखंड तथा मध्य प्रदेश की इन सीटों पर तमाम पन्ना में भी मारकुंडी का दबदबा रहा है, बांदा में भी रहा है। कई जनपदों में, यहाँ पन्ना में, बांदा में, इन्होंने, मयंक जी ने कई सीटों को गिनाया कि कई जनपदों का प्रतिनिधित्व मारकुंडी के लोगों ने किया, या कहा जाए कि पाठा के लोगों ने किया। लेकिन आज भी मारकुंडी का क्षेत्र विकास कार्यों से काफी पीछे छूटा हुआ है। इस अधूरे विकास के पीछे लोगों का जो रोष है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन स्थिति 2 जून के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि यह जो लोगों का रोष है वो किसके लिए सही साबित हुआ और किसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ।